अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। एक नई सुबह, नई सोच, नए ख्वाब लिए, नए वलवले और जज्बे के साथ हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। लेकिन अगर खबरों की बात की जाए गजल, तो कोई हौसला अफजा खबरें नहीं हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। रात को 1:30 बजे वजीर इत्तलात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे कि 24 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगले 24 से 48 घंटे में इंडिया दरअंदाजी कर सकता है, वो जंग मुसल्लत कर सकता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को गजल वो ये बताते हुए नजर आए कि देखिए पाकिस्तान जंग को इनिशिएट नहीं करेगा, लेकिन हम ईंट का जवाब इस दफा पत्थर से देंगे और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। रात को 1:30 बजे अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके अंदर कंक्रीट एविडेंस भी जरूर हुआ। एग्जैक्टली उन्होंने कहा है कि ये इंटेलिजेंस की तरफ से इत्तलात है, लेकिन एग्जैक्टली उनके क्या वर्ड्स थे आपको वो सुनवाते हैं, सुनिएगा। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। तो ये थे अता तारड़ साहब। जिस तरह मैंने आपको बताया, गजल ने भी आपको बताया कि रात को 1:30 बजे या 2 बजे अगर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हालात खराब हैं। इसी हवाले से कल एक बहुत ही भारी भरकम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है ISPR की जानिब से। DG ISPR ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इल्जामात भी लगाए भारत पे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जासूस हैं उनको पकड़ा गया। नहीं थे, वो रियलिटी थी। हाँ, रियलिटी मतलब कि जवाब दिया गया। भारतीय जो क्या कहते हैं जासूस, उनको पकड़ा गया। उस हवाले से उन्होंने बड़ी डिटेल में चीजें बताई और बताया कि किस तरह से उनके जो आर्मी के लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन एग्जैक्टली उनकी क्या बातें थी वो आपको सुनवाते हैं, पहले सुन ले फिर उस पर बात करेंगे। इंडिया एज स्टेट is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. 25 April, Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी तकरीबन 2.5 kg की बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स थे, वहां थे 10 लाख रुपए कैश। जी तो ये ISPR के DG की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जो कि तमाम सबूतों के साथ वो कल मीडिया के सामने पेश हुए और भारत की जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसको उन्होंने पूरा एक्सपोज करने की कोशिश की। बिल्कुल, देखे ना, उन्होंने ये भी कहा है कि आज तो खैर 8 दिन हो गए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई थी। उन्होंने कहा कि 7 दिन गुजर गए हैं लेकिन कोई शवाहिद, कोई सबूत भारत नहीं दे सका है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसके जो है वो बरक्स हम लोग तमाम तर सबूत पेश कर रहे हैं कि किस तरह भारत इन्वॉल्व रहा है। लेकिन इसके साथ इंडियन जो एजेंट्स हैं, इंडियन एजेंट्स के हवाले से कुछ कहा उन्होंने, वो भी जरा सुन लेते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। द टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान and we have credible intelligence for that. The Fitna al-Khawarij and the independent terrorist cells जिस तरह का ये आपके सामने पेश किया मैंने, to increase their activity, उसकी manifestation आपको नजर आई, the Indian state sponsored cross border terrorism. ये है जो वेज की हुई है इंडिया ने, and that's why we come and we tell you. अच्छा जी, तो ये देखें कि किस तरह से DG ISPR ने एक्सपोज किया है इंडियन के जो एजेंट्स हैं, जिस तरह से उनकी आर्मी इन्वॉल्व है। और आपको ये भी बताएं कि कल उनके 3 स्टार जनरल को भी ओहदे से हटा दिया गया है। हालांकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये इनसाइड जो है वो दहशतगर्दी का वाक़या है, ये इनसाइड जॉब है और हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन मोदी हुकूमत इतनी बौखलाहट का शिकार है कि उन्होंने अपने 3 स्टार जनरल को ओहदे से हटा दिया गया और उनके फिर उनके हवाले से उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। और आप देखें कि जिस तरह से कल, मतलब जिस तरह से हमने पूरी एक DG ISPR की तरफ से एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि क्या कुछ है, किस तरह से एक्सपोज किया गया तमाम तर चीज़ों को। और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स है, लेकिन पलवशा खान जो सेनेटर पीपल्स पार्टी हैं उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई है, वो पहले सुन लें। वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट
उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सालार आसिम मुनीर देगा। चलें जी, ये पलवशा खान है जो कि बाबरी मस्जिद की ईंट के हवाले से बात कर रही है, जिसको शहीद कर दिया गया था अनफॉर्चुनेटली। और इसके अलावा भी गजल बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि चल रही हैं। स्पेशली अगर क्रिकेट के मैदान में बात की जाए तो जो हमारे सुपरस्टार्स हैं और इंडियन सुपरस्टार्स हैं उनके दरमियान भी मुकाबला जारी है। शाहिद अफरीदी की एक पोस्ट के जवाब में शिखर धवन ने उनको कारगिल याद दिलाने की कोशिश की कि कारगिल में भी आप हारे थे। ने भी कहा ना, आओ मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं। और वो नहीं, वही मैं बात बता रहा हूँ कि जब वो कारगिल की बात कर रहे थे तो शाहिद अफरीदी ने जो ये बताया ना कि आओ तुम्हें चाय पिलाएं, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें शाहिद अफरीदी आपको पाकिस्तान आर्मी की जर्सी में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक कप पकड़ा हुआ है और उस कप के साथ उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में शिखर धवन को कहा, तुम कारगिल को याद ना करो, 71 को याद ना करो, उससे पहले वाली जंग को याद ना करो, तुम आओ मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं। उनको एकदम से 2019 याद करवा दिया, जो फाइनल हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जो एक सबसे बेहतरीन मीम है ना, वो यही है कि आओ तुम्हें चाय पिलाएं, या चाय इज फैंटास्टिक या चाय वाज फैंटास्टिक। ये शाहिद अफरीदी साहब का बयान था जो कि शिखर धवन के हवाले से था। उन्होंने उनको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसके अलावा भी गजल अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की जाए ना, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी प्रेशर इस वक्त इंडिया के ऊपर बढ़ रहा है। स्पेशली हमारे इंटरनली भी इंडिया के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे पड़ोसी की बात की जाए, हमारे पड़ोसी चाइना की बात की जाए या फिर तुर्की की बात की जाए, उन्होंने ऑलरेडी अपना जो वजन है वो पाकिस्तान के पलड़े में डाल दिया है और उनके मुताबिक वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए काफी खुशाइंद है कि कम से कम खित्ते की दो बड़ी ताकतें, जो करीब ताकतें हैं, वो अमेरिका वाली या फिर वो दूर वाली ताकतें नहीं, करीब वाली ताकतें हमारे पलड़े में। आपने इंटरनेशनली प्रेशर की बात की है, लेकिन इंटरनली प्रेशर की मैं जिस बात करी थी वो ये था कि कल ही जो उनके एक सीनियर लीडर हैं जिनका ताल्लुक जनता दल एक पार्टी हुआ करती थी, उसके प्रेसिडेंट थे वो, लेकिन उसके बाद वो जम हो गई, वो बीजेपी बन गई। उसके लीडर ने भी कहा मोदी सरकार से फौरी तौर पर इस्तीफा देने के लिए कहा कि आप इस्तीफा दे दें। लेकिन ये इतनी कोई भारी खबर नहीं है अगर इंडिया के उसमें देखी जाए। लेकिन अभी इस हालात में, इस तनाजुर में इंडिया के किसी भी लीडर का, ऐसे सीनियर लीडर का मोदी के खिलाफ खड़े होकर ये कहना कि आप इस्तीफा दे दें, तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कल भी आपको पता है कि भारत इतना बुखलाहट का शिकार है कि कल भी क्वाड कॉप्टर जो है 2 मार गिराए पाकिस्तान आर्मी ने, और जो कि जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर। और फिर एक वाकया हुआ कल सुबह 11 बजे, एक क्वाड कॉप्टर को नीचे गिराया गया, और एक वाकया हुआ शाम को। और फिर उसी दौरान बीच में DGISPR की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। फिर रात को अताउल्लाह तारट ने भी बात की इस हवाले से कि 36 से 24 घंटे अगले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत जो है वो एक केस बना रहा है पाकिस्तान में हमला करने के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने तमाम सरहदों का भी तयन कर लिया है कि किस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, और इसकी सलाहियत हम रखते हैं। आपको याद होगा कुलभूषण यादव वाला केस है, और मैं तो यही कहूंगी कि वो हम सबको याद है जिस तरह से उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, फिर उसको हम एक्सपोज हो गए वो, और जिस तरह से वो कर रहे थे पाकिस्तान में जासूसी। ये ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिससे इंडिया समझ सकता है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। इस तरह की जब आप हरकतें करते हैं तो ये पूरे खित्ते को मुतासिर करेगा, हम तो यही कह दुरुस्त कह रही है गजल आप। और इसी हवाले से अब बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, मच हो जानेगा। सबसे पहले तो DGISPR की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, उनकी जानिब से बहुत सारे वैलिड पॉइंट भी सामने रखे गए। जिस तरह उन्होंने कहा कि 7 दिन गुजर चुके हैं इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को, भारत की जानिब से कुछ भी सामने नहीं लाया गया। और उसके अलावा भी जेलम से जो लोग भारतीय लोग गिरफ्तार हुए, भारतीय दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, इस हवाले से भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का केस, पाकिस्तान के केस को एक मजबूत केस समझा जाता है, आपकी क्या राय है? देखें, पाकिस्तान का आप प्रोफेशनल देख लें, DGISPR ने अगर इल्ज़ाम लगाया तो उसके कॉन्क्रीट प्रूफ दिए। उन्होंने पूरी ऑडियो कैसेट्स, जो रिकॉर्डिंग है, जो हैंडलर्स, जो एग्जीक्यूटिव आप बात कर रहे हैं, सूबेदार सिकंदर सुकुंद्रा है, सूबेदार मेजर, वो उसके मेजर सदीक, उसकी बात हो रही है, अमित हवलदार है, सबकी बातें बताई हैं। कैसे उसको IEDs इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, 1,80,000 पहले दिए है, फिर उसको और पैसे 6 लाख देने थे, वो काम नहीं कर सका। फिर कह रहे हैं कि आपने ऐसी जगह धमाके करने जहाँ ज्यादा कैजुअल्टीज ऑफ सिविलियंस, दे आर इनह्यूमन एनिमल्स, लेट मी टेल यू। और फिर उसके बाद 7 दिन में एक भी प्रूफ अभी तक नहीं दिया कि ये 4 जो दहशतगर्द जिसको ये कहते हैं वो इंडियन यूनिफॉर्म में लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर कैसे दूर थे। क्या इन्होंने कोई सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी?
ये सिक्योरिटी कैमरास में जितनी चेक पोस्ट हैं, 7 लाख फौज की मौजूदगी में किस तरह वहां पहुंचे, कैसे ऑपरेशन, और फिर गायब भी हो गए। आई मीन ये सारे आंसर, ये अब आंसर इंटरनेशनल मीडिया इनसे कर रहा है, ये आंसर इनके ऑपोजिशन लीडर्स कर रहे हैं, ये आंसर वहाँ की पब्लिक कर रही है। जितने मॉडरेट समझदार हमारे वहाँ हिंदू हैं वो इनके सवाल कर रहे हैं, जो जिनके जो मारे गए उनके लवाहिकीन ये सवाल कर रहे हैं, कश्मीरी लोग सवाल कर रहे हैं, और फिर उनकी फौज वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर भूखी मर रही है, छोड़ दिया ला के उनको, वो खुद कह रहे हैं हमारे पे ना खाने पे के लिए ना पीने के लिए, हमें तो जो ये कश्मीरी दे देते हैं वो खा रहे हैं। इनके नॉर्दर्न कमांडर जो थे उनको उन्होंने सैक कर दिया है, जो 15 और 16 कोर कमांड करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट कश्मीर में फोर्सेज हैं इनकी, उन्होंने कहा जी कि मुझे ज्यादा अगर करेंगे तो मैं सारे इनके पोल खोल लूंगा। क्या क्या ये किस तरीके से कश्मीरों में जुल्म कर रहे हैं, उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके घर रेस कर रहे हैं, उनके इत्तेसाल कर रहे हैं। उसके बाद जो जो इन्होंने स्टेट ड्रामे किए मैं सारे पोल कर दूं, इनका मुंह काला हो जाए। अब इस नरेंद्र मोदी की शक्ल देखें तो ये रोने वाला हुआ है, क्योंकि ये अब पकड़ा गया, इसकी चोरी पकड़ गई, चारों चोरों का जो टोला है दहशतगर्दों का, ये अब ये सब कुछ कर रहे हैं। एंड देन दे हैव अ गट्स टू टॉक अबाउट आवर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल असिम मुनीर जी, मेजर गौरेबार 4 साल की इसकी नौकरी है, टिटली बिटली मेजर है, एबीसी फौज की नहीं पता, ये एक आर्मी पोस्टल यूनिट है, उसमें ये डाकिए का काम करता रहा। आप बताएं इसको क्या पता फौज के बारे में? ये ऐसे अल्फाज कर रहा है, ये आइंदा मेरे कभी हाथ है मैं इसकी जुबान खींच लूं इस इडियट की, जिस तरीके से ये बात करता है और शो कैसे करता है जैसे 3 स्टार जनरल फौज का वहां फिर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बड़े, अब इंडिया की मॉरल ग्राउंड खत्म हो गई है। इनको अब ना पब्लिक सपोर्ट है, ना मीडिया सपोर्ट है, ना इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट है, इंटरनेशनल जो लोग गम कंट्रीज है उनकी सपोर्ट है। अब ये कुछ नहीं कर सकते। अब इनको चाहिए पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़े जी, हमारे माए बाप हमारे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए, आइंदा के लिए हम एहतियात करेंगे, और साथ ही अमित शाह रिजाइन करे और नरेंद्र मोदी रिजाइन के घर जाके बैठे। और बिल्कुल इंडिया बिल्कुल की हारिस साहब आवाम, आपने दुरुस्त फरमाया, एक्सपोज तो हो चुकी है मोदी हुकूमत और एक्सपोज मजीद भी हो रही है, चाहे वो इंटरनेशनली हो, और इनको जिस तरह से इंटरनली प्रेशर भी है। क्या समझते हैं, कल हमने 2 क्वाड कॉप्टर्स गिरा दिए भारत के, हमने एक नॉन प्रोफेशनलिज्म का जो है उनको थप्पड़ मारा। पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म से किस तरह और कब सबक सीखेगी ये इंडिया की नॉन प्रोफेशनलिज्म जो हरकतें हैं? देखें ये कितने स्टूपिड है मुझे बताएं। दे नो कि वी आर हाई अलर्ट। आप कॉप्टर उड़ा देते हैं, एक भिमरगेरी में मारा जाता है, एक सतवाल सेक्टर में गिरा देते हैं, फैंटम 4 टाइप है, रिकॉनेसेंस के फोटोग्राफी करते हैं। व्हाट आर यू गेनिंग? आई मीन ये इस वक्त इतनी घबराहट का शिकार है, इतनी बुखलाहट का शिकार है, इतने परेशान है कि अपने कौम को क्या जवाब दें। इलेक्शन बिहार का, उसके लिए इन्होंने स्टेट ड्रामा किया है, और अपने जो ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री बनी हुई उसके लिए किया है। ये इस वक्त मेरे अनकरीब अब देखेंगे पूरे इंडिया में इनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे 7 सिस्टर ट्रेड वो इनके खिलाफ है, क्रिश्चियन इनके खिलाफ है, मणिपुर में सिख इनके खिलाफ है। अभी आपने देखा कि इन्होंने कश्मीर में एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रेजिमेंट और एक सिख रेजिमेंट में फायरिंग हुई है, 5 सिख इन्होंने मार दी। अब वो सिख जो है ना वो इनका बदला लेंगे, इनको सब लग पता जाएगा। ये खुदकुशी रेट इनकी फौज के सबसे ज्यादा, इनको अवाम फौज को अपने कमांडर पर ट्रस्ट नहीं है। जिस फौज को अपने फौज कमांडर पर ट्रस्ट ना हो, फौज कभी लड़ नहीं सकती। वो फौज सिर्फ लाते औरतों बच्चों बूढ़ों को मार सकती है। तो आई थिंक मेरा मशवरा है, डोंट डू एनी मिस एडवेंचर। अगर आपने पाकिस्तान की मैलीनेस देखा, आपकी आंखें निकाल देंगे। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि क्योंकि अब रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, रात को 1:30 बजे अता तारड़ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और उनके मुताबिक 24 घंटे और 48 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माय क्वेश्चन इज कि क्योंकि आप फौज का हिस्सा भी रहे, हम कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, हमारी फौज कितनी प्रिपेयर्ड है, वार की प्रिपरेशन किस हद तक है, और क्या हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब, बिल्कुल हमें सबको पता है कि हम देंगे भी इनका जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन आप इसमें हमें क्या क्या बताएंगे कि हमारी तैयारियां किस तरह की हैं? पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री फोर्स टोटल अलर्ट है। तमाम कॉन्टीजेंसीज हमने ली हुई हैं। वी आर फुली प्रिपेयर्ड, और अगर इन्होंने कोई मिस एडवेंचर की, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर ये जहाज लाएंगे, वो जहाज वापस नहीं जाएंगे, और जहाँ से उड़ेंगे वहाँ से धुआं उठता हुआ नजर आए। अगर मिसाइल फायर करेंगे
तो उस पर 10 मिसाइल जाएंगे और वहां पर धुआं उठता हुआ नजर आएगा। अगर ये ग्राउंड पे करते हैं तो वो इनको ऐसी मार पड़ेगी कि याद रखेंगे। इस वक्त ना इनका ट्रुप्स का मोरल हाई है, ना इनके मॉरल ग्राउंड्स हैं, ना इनको इंटरनेशनल सपोर्ट है, ना इनको कोई और सपोर्ट। इसलिए मेरे ख्याल में अब ये कुछ नहीं कर सकते और ये अब सिर्फ राम राम करें और पाकिस्तान से हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हमारी से गलती हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से वो कह रहे थे कि हमारी जिस तरह से तैयारियां हैं भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की, वो हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर हैं, बेशक आप 10 मिनट में जंग करा लें। इसी हवाले से हम मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हुमा बकाई साहिबा, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हुमा साहिबा। सबसे पहले तो जिस तरह से आप कशीदगी सबसे को पहले तो सलाम दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सही। अच्छा उमा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि हम जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं इसमें शिद्दत आ रही है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और कल जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई, रात को अताउल्लाह तारड़ साहब ने गुफ्तगू की, DGISPR की कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर क्वाड कॉप्टर्स जिस तरह से गिराए, फिर 3 स्टार जनरल्स को जिस तरह से ओहदे से हटा दिया। इंडिया क्या कर रहा है और इसके नताइज आप कैसे देख रही हैं? खित्ते को किस तरह से मुतासिर कर सकती है ये सारी सूरत हाल? गुजारिश है जी कि मैं नहीं अग्री करती उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त वो लो पर हैं, बहुत लो पर हैं। बिल्कुल। और दोबारा तो रिपेयर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है वाटर वॉरफेयर के हवाले से, अगर वहाँ एस्केलेशन होती है तो पाकिस्तान का जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है वो है जी डिफेंसिव ऑफेंसिव। हम जंग की शुरुआत नहीं करते, लेकिन अगर जंग हम पे थोपी जाए तो फिर हम बिल्कुल बराबर का जवाब देंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है जहां इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस में होल्ड किया गया है, वो दर हकीकत एक एक्ट ऑफ वॉर है। ये वाटर वॉरफेयर है जिसकी इंडिया ने शुरुआत की है। अगर यहाँ एस्केलेशन होती है तो बिल्कुल जंग शुरू हो सकती है। तो पिछले 2 दिन में खबर आई है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारा, उस पर भी मसाइल हैं, वहां पे भी थोड़ा हीटअप हुआ है, तो वो हीटअप भी फिर एस्केलेट हो सकता है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक रेड लाइन ड्रॉ की है, वो ये है कि अगर आप पानी की जारियत करेंगे, आबी जारियत करेंगे, तो फिर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो यूनाइटेड नेशंस में हमने आखिरी बात की है उसमें हमने वक्त तो ये बताया है कि जो जाफर एक्सप्रेस से हमला हुआ था, वहाँ जो लोकल सेक्शंस थे उनको एक्सटर्नल सरपरस्ती थी। वो एक्सटर्नल सरपरस्ती जाहिर है कि इंडिया की थी, और हमने ये भी कहा है कि हमारे पास उसके वाज़ेह सबूत है। उसके साथ साथ हमने इंडिया से कहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है कि पाकिस्तान किसी टेररिज्म में मुलव्वस था कश्मीर में, तो हम इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। इसका जाहिर है इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया तो जर्नलिस्ट के लिए कश्मीर नहीं खोलता, अपने जर्नलिस्ट के लिए कश्मीर नहीं खोलता, फिर से इंडिया किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हाँ कह सकता है। मेरा जाती ख्याल ये कि इंडिया ने हर सेवाएं पे वो भी शुरू की थी जो मोदी गवर्नमेंट हमेशा करती है इलेक्शन से पहले। बिहार में आपको पता है बड़े क्रिटिकल इलेक्शन हो रहे हैं, और क्योंकि अब की उन्हें कामयाबी नहीं मिली, उनको ना वो इंटरनेशनल डेलीगेशन मिली ना लोकल डेलीगेशन मिली, क्योंकि इंडिया में भी लोग सवाल उठा रहे हैं, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि कांग्रेस और दीगर जमातें भी सवाल उठा रही है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कैसे हो सकता है, जबकि इस जगह पर पहले भी हमला हो चुका है। इसका तो मेरी गुजारिश है कि इंडिया ने शुरुआत तो की है, लेकिन इस पर चल नहीं पाया। ठीक हो गया हुमा बकाई साहिबा, थैंक यू सो मच। एक तरफ आपने ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की राय सुनी, दूसरी जानिब हुमा बकाई साहिबा की राय सुनी। दोनों ही एक दिफाई तजिया निगार हैं, एक बैनुल-अक़वामी तजिया निगार हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर पे महारत रखती हैं हुमा बकाई साहब। उनके मुताबिक तो गज़ल वो ये कह रही हैं कि मुझे जंग होती हुई नज़र नहीं आ रही, हल्का फुल्का रिटेलिएट होगा, बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन होगी वो एक्सपेंड होने का उनको खतरा नजर आता है। लेकिन दूसरी जानिब जो मैंने आखिरी सवाल किया था ना, डेट वॉज उसको जवाब
बड़ा इंटरेस्टिंग था हारिस नवाज साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि अगर वो एक मिसाइल फेंकेंगे तो यहाँ से 10 मिसाइल जाएंगे और हम वॉर के लिए प्रिपेयर भी हैं। बिल्कुल, अगर ये दिन वॉर रात होती है ना तो हाई टेक वॉर होगी। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास बहुत ज़बरदस्त है और टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ऐसे मिसाइल हैं जिनकी रेंज इंडिया तक मौजूद है और जिस तरह से वो हमले कर सकते हैं आपको शायद इसका नहीं है अंदाज़ा और इंडिया वालों को भी शायद नहीं है और वो इतना ज़्यादा पैनिक कर चुके हैं। आप इस वक्त सोशल मीडिया पे जंग देख सकते हैं किस तरह से जारी है, एक दूसरे को हरास किया जा रहा है। मैं फिर ये बात करूंगी कि एक न्यूक्लियर पावर दोनों ममालिक हैं, अगर इस तरह की ओछी हरकतें, गैर जिम्मेदाराना हरकतें इंडिया करता है तो इससे ये नहीं है कि इंडिया इफेक्ट नहीं होगा बल्कि इम्पैक्ट इंडिया को भी जाएगा। और उसके बाद फिर जो हमने कल भी खबर शेयर की थी कि तमाम न्यूज़ चैनल्स को इंडिया में उनकी नशरियात बंद कर देना, शायद मतलब इससे आप क्या कर रहे हैं? एक साइड का सच बताना चाहते हैं, हमारे चैनल को आपने वहाँ की नशरियात बंद कर दी क्योंकि हम सच बता रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसा करके मतलब अगर हम भी ऐसा करें तो फिर फर्क कोई नहीं रह जाएगा क्योंकि हमने तो दोनों साइड का बयानिया सुना है। मैं समझता हूँ कि गजल एक चीज दुनिया को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है और पाकिस्तान यूक्रेन नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया की कैपेबिलिटीज में बहुत फर्क हो सकता है, जमीन आसमान का फर्क भी हो सकता है। उनका मुल्क 5 गुना बड़ा है, हमारा मुल्क छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता और इंडिया को मुंह की भी खाना पड़ सकती है। खवातीन वज़ात, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरी जिसके हवाले से हमने डिस्कस किया। इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब पाक भारत कशीदगी के हवाले से मज़ीद बात करते हैं जो कि कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, सरहदों में भी, पाकिस्तान के अंदर भी। और पाकिस्तान अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ से भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दरअंदाजी हो रही है। जिस तरह कल ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता चला होगा कि किस तरह से इंडियन दहशतगर्दों को या फिर इंडियन जासूसों को यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी तमाम तर इशू पर बात करने के लिए जनरल रिटायर नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या आप समझते हैं कि ये जो कशीदगी है इंडिया पाकिस्तान की, ये मजीद आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है? और तैयारियों के हवाले से बताइएगा अफवाज पाकिस्तान की। देखिए, बात यह है कि ये चीज बजाय इसके कि मैं बताऊं, अगर आप सिर्फ ये देख लें कि दोनों साइडों से जो हरकत हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, उसमें आपको एतमाद किस तरफ नजर आया है। जब हमारा मुल्क ये कह रहा है कि आप बेशक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमें कोई चीज छुपाने वाली नहीं है हमारे पास। जो जिनकी छुपाने वाली है वो कभी भी नहीं करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन। फिर फॉल्स फ्लैग तो साबित हो गया ना, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जो बयानात दिए कि हम पानी रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुझे तो इतना पता है, क्योंकि मैं साहब जरा फौज का हिस्सा रहा हूँ, कि हमारे तो प्लान पहले से बने होते हैं। हमें मालूम होता है कि किस किस्म की जंग का इम्कान है, किस किस्म की जंग का इम्कान नहीं है। ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता भी दूंगा। और अगर कोई शरारत हुई तो उसका जवाब हम कैसे देंगे। अफरा तफरी तो उधर मची हुई है। आपने देखा कि कभी वो अपने जहाज से गलत जगह बॉम्ब गिरा देते हैं। अभी LOC के ऊपर उन्होंने अपना ड्रोन भेजा, वो हमने मार गिराया। और ये मैं बताऊं बेटे कि ड्रोन को मारना आसान काम नहीं है। ड्रोन बहुत छोटा टारगेट होता है, और अगर कोई फौज में ये अहलियत है कि वो ड्रोन को मार सकती है, तो फिर बड़े ज्यादा की तो खैर ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपके इल्म में ये बात तो पता नहीं है या नहीं, कि उन्होंने जो नॉर्दर्न कमांड के अपने लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, उनको फारिग कर दिया है। बिल्कुल, इसलिए कि वो जो काम उनको करने के लिए कह रहे थे, वो उनको बता रहे थे कि ये काम होने वाला नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो उनको रिप्लेस किया जा रहा है। इससे ये भी पता चलता है हमें, मतलब साहब जरा कि हम अलर्ट है, देखते रहते हैं कि वो क्या करना चाह रहे थे। इसी जनरल साहब के जो इलाका है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसी में कुछ करना चाह रहे थे, तो उनको रिप्लेस करेंगे तो वही करेंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि किसी बड़ी जंग का इम्कान, देखें बहुत खुली और पूरे बॉर्डर पे जो जंग होती है, ओपन वॉर, उसका इम्कान तो इसलिए नहीं है कि अगर दोनों साइडें थोड़ा सा अकल शऊर से काम लें, तो दो एटमी ताकतें कहाँ लड़ती हैं भाई, और उनके लड़ाई के रिजल्ट क्या हो सकते हैं। उनकी जो 1.5 अरब की आबादी है, उसमें से अगर 1.25 अरब खत्म हो जाए तो वो क्या तो मुल्क रह जाएगा, या हम भी अगर 25 करोड़ में से आधे निकल जाए तो फिर क्या। तो ये तो दोनों तरफ की सोचने की बात है कि भाई जंग तो हो नहीं सकती,
और एटमी हथियारों के मौजूदगी में बहुत बड़ी रवायती जंग भी नहीं हो सकती। तो फिर क्या हो सकता है? वो कुछ अपने ट्रुप्स इस तरफ ला सकते हैं ताकि हमारी तो जो हटाएं हमारे मगरबी बॉर्डर से, ताकि वही टीटीपी की जो ये हमायत करते हैं, बीएलए की करते हैं, बीआरए की करते हैं, वो भी इन्होंने देख लिया कि अभी परसों की बात है कि 70 आदमी एक ही रात में हमने जन्म हासिल किए हैं एग्जैक्टली जो सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये बॉर्डर इससे पहले कि वो अबूर करते उससे पहले ही हमने उनका काम तमाम करते, वरना 70 आम आदमी अगर अंदर आ जाते तो वो क्या ना करते। इनका असल प्लान वही है कि उधर से जो पहले हमारे साथ कर रहे थे उसको और बढ़ा दें तो जो हमारी इधर करें। हाँ, इन्होंने एक बात में फंस गए हैं ये कि अपनी जो आबादी है उनको इतना हाइप क्रिएट कर दी है, उनमें इतनी उम्मीद पैदा कर दी है कि हम पता नहीं क्या करेंगे, कुछ अब उनको भी इंटरनेशनल दिखाना कम्युनिटी चाहते को हैं। इन्वॉल्व कर लिया है। तो अब मुझे पता नहीं है उसमें से कैसे निकलेंगे। छोटा मोटा ऑपरेशन अगर इनको मजबूरी के तहत करना भी पड़ा तो उसका जवाब तो वो तो करेंगे ना छोटा, तो हमारा जवाब बड़ा होगा जवाब मोटा। ये मैं करूँ छोटा मोटा, हाँ। तो बजाय इसके कि खामखा और उनकी बेइज्जती हो, उनको सोचना चाहिए कि कैसा काम करना है कैसा नहीं करना। और ये कश्मीर जो है अभी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बैनुल अक़वामी मसला है, कश्मीरियों का मसला है, पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का और चीन का भी है। एग्जैक्टली और चीन हमारा दोस्त भी है। तो जी, इनको अगर support कोई तो कर किसी रहे के हैं। पास जोम है कि उनके पीछे कोई ताकत है, उनके साथ कोई ताकत है, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर दोनों तरफ से दबोच लिया तो ये क्या करेंगे। और अगर हम चल पड़े कश्मीर की तरफ तो वहां के लोग तो इनसे वैसे ही नाला है, फिर ये क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इस झाग को बिठा दें, इस गुस्से को दूर करें। हमारी तरफ से शोर शराबा इसलिए नहीं मच रहा कि हमारी फौज भी पुरएतमाद है, हमारा मुल्क और अवाम भी पुरएतमाद है, हमें पता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अब ये है कि बिल्कुल अगर ही कहा जरूर- नईम साहब, क्योंकि आगाज भी तो हमने नहीं किया, आगाज भी तो उन्हीं की जानिब से हुआ था। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी ये सूरत हाल बताएं कि जिस तरह से आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव तज्जिया किया और बात की, अब इस सारी सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि वाकयात हालात 2019 की तरह मजीद कशीदगी बढ़ा सकते हैं, जिस तरह 2019 में हुआ था उस तरह की सिचुएशन बन सकती है? जी देखें, ये तो उनकी तरफ से तो उन्होंने तो एक छोटी बात की थी ना उस वक्त भी जी उनको तो पता नहीं था। और उस वक्त भी हमारे पर बड़ा प्रेशर था किसी एक दो बड़े मुल्कों का कि क्या हो गया यार, एक कौवा ही मरा है ना, अब कोई दरख्त ही एक टूटा है ना, तो पी जाओ कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने क्लियर किया था ये पी जाने वाली बात पाकिस्तान से आप एक्सपेक्ट ना करें। हम कोई किसी किस्म की जारियत जो है उसको पी नहीं सकते। कोई हमारा अगर बॉर्डर क्रॉस करे तो वो सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, ये हो नहीं सकता कि हम उसका जवाब ना दें। एग्जैक्टली बल्कि उस वाक़े से भी ये पता चलता है। और अब भी अगर कोई ऐसी शरारत हुई तो हम ये बता दें उनको कि हम तुर्की ब तुर्की जवाब नहीं देंगे, हम तुर्की ब तुर्की से बढ़कर जवाब देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि वो समझ जाएं। और वो उनको देखें, एक ही एडवांटेज है, बाकी सब डिसएडवांटेजेस हैं। जहाज हमारे पास उनसे बेहतर है, टैंक हमारे पास उनसे बेहतर है, बैरी अपने आप दोजे भी हमारे पास अच्छी हैं। ठीक है, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो कोई वैसे भी किसी काम का नहीं। एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला कोई काम नहीं करता जब तक कि पूरी उसके गिर्द एक पूरा फॉर्मेशन होती है, एक इंटीग्रेशन होती है, जब तक वो ना हो। उनके पास एक ही एडवांटेज है, वो है उनकी फौज बड़ी है, उनकी एयरफोर्स के जहाज ज्यादा हैं, उनके बैरी जहाज ज्यादा हैं। तो जो ज्यादा वाली फौज है वो छोटा जब एक्शन हो तो उसको अपने ज्यादा होने का कोई फायदा नहीं होता। बल्कि जो छोटी फौज है वो देखें, मिसाल के तौर पे वो छोटी सी जगह में 2 डिवीजन से ज्यादा फौज नहीं लगा सकते, वो हमला करेंगे। तो हम 3 डिवीजन भी लगा सकते हैं। तो बेशक हम छोटे हैं लेकिन हम उस मुकाम के ऊपर ज्यादा फौज इकट्ठी कर सकते हैं जहां पर ये कोई एक्शन होगा। तो उनको कोई भी एडवांटेज नहीं है। और ये बात, और फिर न्यूक्लियर वेपन भी है। न्यूक्लियर वेपन में खैर मैं उनका जिक्र इसलिए ज्यादा नहीं करता कि वो फिर बात इररिस्पांसिबल हो जाती है। हम तो बड़ी रिस्पांसिबल स्टेट है, लेकिन ये तो उनको पता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें हमने ये नहीं कहा। ठीक हो गया। अच्छा जनरल साहब, थोड़ा सा हालिया बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से मुझे बताइए, इसका कश्मीर इशू के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? देखें, ये जो उनके जो हदफ था ना, ये जो उन्होंने फॉल्स फ्लैग किया था, इसकी जो वजूहात हैं उनमें एक वजह ये भी थी कि इनका ये ख्याल था कि कश्मीरियों को कोई लालच देकर, कोई डरा कर, जो मकबूजा कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, उनको दबा लेंगे। तो वो बज़ाहिर चुप तो कर गए हैं, लेकिन वो उनके अंदर वो जो बेचैनी है और जो हुर्रियत पसंद जज्बा है वो मौजूद है, और वो वक्तन फक्तन उसका इजहार करते रहते हैं। ये जो हमला हुआ ये बिल्कुल उन्होंने नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जब भी
हुर्रियत पसंद हमला करते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे करते हैं, वो कभी सिविलियंस पे नहीं करते। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि सयाहों पे हमला करने का ये मतलब है कि कश्मीर अपना नुकसान खुद कर रहा है, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी सियाहत के ऊपर है। ऐसे तो ये ही। सारी चीजों से ये भी पता चलता है कि वो फॉल्स फ्लैग था। एक तो ये वजह थी कि वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी उनको कि कश्मीरी किसी भी तरीके से मान नहीं रहे, ना वो लालच में आ रहे हैं, ना वो दबाव में आ रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस वाकये के बाद उन्होंने कश्मीर के अंदर दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर दिया। अच्छा उनके नईम घर साहब, नुकसान कर रहे हैं बिल्कुल उनको। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अब ये कश्मीर का अपना ही नुकसान होगा अगर इस तरह से हमले होते रहे तो। लेकिन मुझे ये बताएं कि कुछ खबरें और इत्तलात ऐसी भी हैं कि शायद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई बैकडोर राबते हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं, ऐसी कोई इत्तलात हैं आपके पास? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात तो शायद इस अब ऐसे नहीं रहे कि आपस में डायरेक्ट बातचीत करें, लेकिन इनडायरेक्ट बात जरूर हो रही होगी। आपको पता है कि कुछ चीजें सामने आई भी हैं, चीन की तरफ से, ईरान की तरफ से, सऊदी अरब ने भी शायद कहा हो। सऊदी अरब तो भी ऐसे ममालिक हैं जो कि मुश्तरका दोस्त हैं, और हो सकता है कि वो वहां से काविशें जारी हों, और अल्लाह करे कि वो काविशें कामयाब हो जाएं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमें कोई खौफ है या हमें कोई डर है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे खित्ते की तरक्की और वेलफेयर के लिए ये जरूरी है कि हम इस किस्म की बातों से परहेज करें। उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। बाकी ये है कि बॉल तो उनके कोर्ट में है। उन्होंने तो कहा था ना हम पानी बंद करेंगे, जो कि आपको पता है कि ऐसे नलका तो नहीं है कि बंद होगा, ये होगा। हमने कह दिया कि वो अगर आप बंद करेंगे तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, हम समझेंगे आपने जंग का ऐलान कर दिया। तो जब जंग का ऐलान हो जाए तो फिर जवाबी कार्रवाई का। आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने आपसे कॉम्प्रिहेंसिव की, और इसीलिए की ताकि हमें समझ आ सके, क्योंकि अब एक सवाल गर्दिश कर रहा है जंग होगी या फिर नहीं होगी और इसके असरात क्या होंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे सिगरेट नोशी कितना आपकी कहें कि इंसान के लिए तबाहकुन है। जिस तरह से सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इससे इज्तनाब ही उतना ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन आज हम सेहत के हवाले से हटकर मुल्क की मईशत और सिगरेट इंडस्ट्री पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सिगरेट इंडस्ट्री और टैक्स चोरी कितनी हो रही है और कौन कौन से ऐसे अनासिर हैं जो मुल्क की हमारी इकोनॉमी को टैक्स चोरी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ इन स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक्ट अलायंस के कन्वीनियर मुबशिर अकरम साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से मैंने हमें कहा ना कि जिस तरह से टैक्स चोरी हो रहा है और जितना क्या सालाना हजम है सिगरेट इंडस्ट्री का, और किस तरह से अगर हम देखें तो ये टैक्स जमा करवाने का सिलसिला शुरू होता है और कहां तक जाता है। सिगरेट इंडस्ट्री का जो सालाना हजम है पाकिस्तान में, ये वेरी करता है फ्रॉम 1.9 बिलियन टू 2.3 एट टाइम्स $2.5 बिलियन। अच्छा, ये बड़ी सब्सटेंशियल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। शायद आपके इल्म में हो या ना हो, वन ऑफ द लीगल इंडस्ट्रीज, उनको पिछले साल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन पाकिस्तान का अवार्ड भी दिया था। तो तकरीबन आप कह सकती हैं बॉल पार्क $2-1 बिलियन के आसपास की इसकी सालाना इंडस्ट्री है। इसका जो टैक्स पोटेंशियल है वो 600 से 650 अरब रुपए साल का है। अच्छा, उसके अंदर से तकरीबन 300 अरब रुपए से ज़रा जायद चोरी होता है, हर साल चोरी होता है। अच्छा, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा मुबशिर साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान टोबैको की अगर बात की जाए तो बड़ी पॉपुलर कंपनी है, काफ़ी उन्होंने प्रॉफिट्स भी गेन किए, लेकिन हालिया जो एकदम से सिगरेट की प्राइस ऊपर गई है, हम देखते हैं कि बड़े अजीबो गरीब से सिगरेट मार्केट में हैं, स्पेशली चाइना से आते हैं, बाहर के ममालिक से आते हैं, लेकिन वो बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं क्योंकि वो ब्लैक में आते हैं। सो ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि इस इंडस्ट्री को एक कंपनी तक महदूद करना दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में दो बड़े लीगल प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान टोबैको है और दूसरा भी एक है। ये पिछले जो लीगल इंडस्ट्री है, पिछले 3 सालों में इन्होंने जो अपना मार्केट शेयर है वो 63% से लूज करके नाउ दे आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 20% टू 44%। और जो इलीगल इंडस्ट्री है ये कोई 2-3 साल पहले 37% पे थी, अभी ये 56% पे। और ये मेरे फिगर्स नहीं है, बड़े क्रेडिबल यहाँ पे हाँ जी इंटरनेशनल इदारे हैं, लोकल इदारे भी हैं जो पब्लिक मार्केट इकोनॉमी के सर्वेस करते रहते हैं, ये उनके फिगर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी इदारा या कोई भी सेक्टर लीगली अगर 20% अपनी सेल्स और मार्केट कैप्चर जो है, मार्केट शेयर जो है, अगर वो लूज़ करता है तो उसी हिसाब से उसके टैक्स पे करने की, टैक्स
रेवेन्यू में एडिशंस करने की जो सलाहियत है वो भी मुतासर होती है। जो दो बड़े इदारे हैं लीगल टोबैको के, वो तकरीबन उन्होंने 23-24 में 298 अरब रुपए का, तकरीबन 300 अरब रुपए का, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम इसको राउंड कर लेते हैं, 300 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स जमा करवाया था। और इससे ज़्यादा जो टैक्स है वो जो मुकामी इदारे हैं विच आर बेस्ड आउट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और एजे के पर्टिकुलरली, उन्होंने कोई 40 इदारे के करीब हैं जी पाकिस्तान में। उसमें कुछ रजिस्टर्ड भी हैं और कुछ इलीगल भी हैं। इवन वो इदारे जो लीगली रजिस्टर्ड हैं वो भी टैक्स पे नहीं करते। तो दो इदारों ने 300 अरब रुपया जमा करवाया एक साल में, और इन 40 मुकामी इदारों ने 5 अरब रुपए का एहसान किया पाकिस्तान पे जी। दैट इज़ वेरी तो अनफॉर्चुनेट। मुबशिर साहब, जो रेशो आप अभी बता रहे हैं टैक्स चोरी होने के हवाले से, तो क्या कोई स्टेप्स लिए गए हैं इस हवाले से कि इस टैक्स चोरी को रोका जाए, या फिर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ? देखिए, एज ए पाकिस्तानी, एज समबडी हु ऑपरेट्स इन द सिविल सोसाइटी स्फेयर, मेरी तो ये हमेशा ख्वाहिश रही है एज ए सिटीज़न, और मुझे हमेशा अपने वतन से, रियासत से, इस वतन की मशीनरी से अच्छी उम्मीद ही रही है। टैक्सेस के हवाले, टैक्सेस का जो मौजू है गज़ल, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये मैं आपको बता सकता हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एज आई वर्क विद द लीगल इंडस्ट्री, नॉट जस्ट टोबैको बट फ्यू अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, दे डू वांट टू पे टैक्सेस, लेकिन व्हाट दे डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अच्छा, फेयर प्ले हो। ये तो कोई तरीका नहीं है जी कि अगर मैं आपको कम्पीट कर रहा हूँ, हाँ, आप और मैं एक ही फॉर एग्जांपल सेक्टर में कम्पीट कर रहे हैं मार्केट में, तो रियासत का या स्टेट फंक्शनरीज का सारा फोकस आपके ऊपर है, और जबकि आपके अगेंस्ट मेरी तरफ कोई एज ए से इन कोई भी पंजाबी कोई policies पुछ नहीं। पड़तीत नहीं है, किसी किस्म की कोई इंक्वायरी, किसी किस्म की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। हम जैसे लोग, और ये लीगल इंडस्ट्री भी जो है, नॉट जस्ट टोबैको बट अदर सेगमेंट्स ऑफ द लीगल इंडस्ट्री, ये गवर्नमेंट से, स्टेट के फंक्शनरी से जब इंटरेक्ट करते हैं तो दे कंटिन्यू टू रेज दीज वॉइसेस। लेकिन मेरा ख्याल है जो सिम्टम्स हैं वो तो यही बताते हैं कि इन रेजिंग द वॉइस का कोई ऐसा इम्पैक्ट अभी तक देखने में अनफॉर्चुनेटली नहीं नज़र आता, वरना लीगल टोबैको का जो शेयर है वो 63% से कम होकर 44% पे ना आता। अच्छा सर, उसकी भी एक रीज़न है। अगर लीगल टोबैको की बात कीजिए तो वो पहले अगर एक पैकेट की बात की जाए, मैं किसी खास ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, वो 300 का था, एकदम से आपने उसके ऊपर टैक्स लगाया, वो 600 पे पहुंच गया। अब जो एक ऐसा ब्रांड है, उसका भी मैं नाम नहीं लूँगा, और मुझे ये भी पता है कि बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व हैं और कोई मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, वो आया 100 से 120 तक, ठीक है। अब मेरी और आपकी परचेजिंग पावर 300 से 600 तो होगी नहीं। अब हम ये कर लेंगे यार 300 से, चलो थोड़ा सा दिल बड़ा करके पीछे आ जाते हैं, 150 वाला कर लेते हैं, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता और वो ब्लैक होता है। अच्छा, इसमें ना ये जो आपने बड़ा सादा सा सवाल पूछा, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। एक लेयर में आप, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर अबाउट इट, इसकी एक लेयर है जी इंटरनेशनल NGOs की, जो हेल्थ एडवोकेसी के नाम के ऊपर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ टोबैको को टारगेट करते हैं, और वो कहते हैं जी टोबैको कंजम्पशन से तकरीबन 1,75,000 लोग साल के फौत हो जाते हैं। बट यही हेल्थ एडवोकेट्स विल नॉट टॉक अबाउट द शुगर इंडस्ट्री, So true. एंड देयर आर सो मेनी अदर, I should not be saying diseases because of which people die every year, but they focus on why cigarette industry can generate तकरीबन 2.1 अरब से ज़रा ज़ायद का डॉलर्स का टैक्स एवरी ईयर। तो ये जो INGOs हैं, और ये बाय द वे पाकिस्तान में इलीगल काम कर रही थी, और पिछले साल फरवरी 7 को शायद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक बड़ा सीरियस मेमो भी था इन इदारों के नाम के साथ, दैट दे शुड नॉट बी परमिटेड टू ऑपरेट इन पाकिस्तान, बट इवन देन दे कंटिन्यू टू ऑपरेट विद द फेडरल मिनिस्ट्रीज अनफॉर्चुनेटली। उनमें से एक इदारे ने, कि शायद दोनों इदारों ने, और वंस अगेन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, because anybody who makes a mockery of my state's law, it hurts me as a Pakistani. तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने शायद वेवर दिया है 6 मंथ का टेम्परेरी टू ऑपरेट। अब दिसंबर से लेकर जून तक इनका सारा रोला जी, इनका सारा शोर होगा, बिकॉज इन्हीं महीनों में ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये भूरबन के एक बड़े मशहूर होटल में लेके जाते हैं, थाईलैंड लेके जाते हैं, श्रीलंका ले जाते हैं, दुबई शुबई ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं। These are their instruments to influence the policy making circles, which is extremely dangerous. अब जून में बजट आ जाता है। अब आप अगर एज ए लीगल पर्सन मैं आपसे पूछूं कि एक सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री वांट्स टू पे यू तकरीबन $2 अरब, विच इज इक्वल टू $2,000 मिलियन, बिल्कुल,
उसके अगेंस्ट मैं ये आपका काम नहीं होने दे रहा और मेरी कुल इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर 3 से 4 मिलियन डॉलर एक साल की है जी। तो एक तरफ, और ये 3 से 4 मिलियन में ज़रा हायर एंड पे बता रहा हूँ, जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन डॉलर्स के हैं, लेकिन हम कहते हैं जी 4 मिलियन। तो चंद एक इदारे हेल्थ एडवोकेसी के नाम के ऊपर 4 मिलियन डॉलर लगाते हैं और इस मुल्क के लोगों से 2000 मिलियन डॉलर, 2 अरब डॉलर छीन लेते हैं। बिल्कुल। तो जो आपने क्वेश्चन किया, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन ये वाली जो लेयर है जिसका जो पॉलिसी इन्फ्लुएंस थ्रू मीडिया ऑल्सो, मैं बल्कि आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा आपके तवज्जुह से कि वो लोग जिस किस्म के नैरेटिव्स को पेडल करते हैं, दे शुड बी एबल टू डाइव डीपर, और उनकी जो इंक्वायरी है अबाउट द वैलिडिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑपरेट इन पाकिस्तान, उसको क्वेश्चन करें। बिल्कुल। तो मुबशिर साहब, मुझे ये बताएं कि जब अगर हम 2023 की बात करें, तब मुझे याद है कि तब सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लगा था, उसके बाद मुझे नहीं पता अभी तक लगा या नहीं लगा, तो उससे फिर सिगरेट्स की शरह कम हुई है या फिर नहीं? अच्छा, ये टैक्स लगने वाला किसी भी चीज़ की तरह ना जी, इसके भी बड़े 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 फैसेट्स हैं, बड़े बड़े इसके पहलू हैं। वंस अगेन एक सर्टन क्लीक इन दी INGO एंड देयर लोकल पार्टनर्स कम्युनिटी वो इस चीज़ को मुसलसल पुश करते हैं कि ये टैक्स हाइक करें, टैक्स हाइक करें, टैक्स हाइक करें। अच्छा, ये मॉडल ना जी ऑस्ट्रेलिया और UK वाले बड़ा फेवरिशली और बड़ा कमिटेडली इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। सो एज वी स्पीक टुडे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ब्लैक मार्केट है सिगरेट्स की इकोनॉमी की, वो 5 अरब डॉलर है एक साल की। अच्छा। और वहाँ पे जो टैक्सेस की रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। सही। UK में जो एनुअल एस्टिमेट्स हैं ब्लैक मार्केट ऑफ द सिगरेट्स, वो तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर एक साल का है। सही। तो यहाँ पे होता ये है कि ये INGO और उनके जो लोकल पार्टनर्स हैं, उनके कहने के ऊपर गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिसी एडवोकेसी के इन्फ्लुएंस में आ जाती है और टैक्सेस बढ़े हैं, 200% तक टैक्सेस बढ़े हैं ऑन सम सर्टन कैटेगरीज ऑफ द ब्रांड्स। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन होता यह है कि जब लीगल टोबैको बिकम्स एक्सपेंसिव एंड गेट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ द कॉमन कंज्यूमर, वो स्मोकिंग नहीं छोड़ता। हाँ। वो जो इलीगल टोबैको है, सरकारी कीमत है कि 162 या 25 पैसों से कम के ऊपर आप फरोख्त नहीं कर सकते, लेकिन इसी आपारा मार्केट में अगर हम जाएं तो आपको 120 के, 80 के, 90 के, 123 रुपए के बड़े आराम से सिगरेट मिल जाते हैं। और तकलीफ के साथ साथ लुत्फ की बात भी है ये कि इन इलीगल पैकेट्स के ऊपर इदारों का नाम, उनकी जगह जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो भी लिखा होता है। तो ये जो नैरेटिव है कि आप अगर टैक्स हाइक करेंगे, अब टैक्स हाइक से क्या होता है जी, लीगल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंजम्पशन कम होती है, कम हो जाती है। लाइक व्हाई वुड आई वांट टू स्मोक इफ आई एम अ स्मोकर अ सिगरेट पैक वर्थ ऑफ 800 रुपया, जब रिपोर्टेडली मुझे उसी के नाम के ऊपर भले स्मगल्ड, भले काउंटरफीट, वो 200 रुपये में मिल रहा है। बिल्कुल। तो मैं क्यों फिर बोलूं? जब वो लीगल टोबैको की सेल्स टैक्स की वजह से कम होती हैं, तो यही जो नकली हेल्थ एडवोकेट्स हैं, ये बड़े खुश होते हैं कि देखें जी, गवर्नमेंट ने हमारी बात मानी, टैक्स ऊपर किए और सेल्स ड्रॉप हो गई, पाकिस्तान इज गेटिंग हेल्थियर। व्हेन दे टॉक अबाउट इट, they just do not point a single finger toward the illegal industry जो 300 अरब से जायद का टैक्स हर साल चोरी करती है। ये एस्टीमेट है। मेरी जाती राय में अगर पूछे, दिस कुड वेरी वेल बी 350 से 400 अरब रुपया बिल्कुल एक साल का। मुझे लास्टली पूछूंगा आपसे कि हम इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हम अगर बर्डन डालेंगे उन लीगल टोबैको कंपनीज पे और दूसरी जानिब दूसरा सेगमेंट फ्लरिश होता रहेगा, तो डेफिनेटली वो जो 2 अरब डॉलर हमें देते हैं वो अल्टीमेटली कम होकर 50 करोड़ डॉलर पे आ जाएगा, तो नुकसान तो पाकिस्तान का ही होना है। ये हमें सोचना पड़ेगा ना जी, जो जिन लोगों को सोचना चाहिए उनके अपने इंटरेस्ट है ना सर। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, उनके ऊपर ये फर्ज है कि वो हेल्थ एडवोकेट से TADA लेके भूरबन ना जाया करें, वो थाईलैंड से, और अपने इर्द गिर्द भी देखें कि कौन से लोग हैं जो ब्लैक मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और जो आईनी पोजीशंस के ऊपर रहे हैं, जो इलीगल टोबैको के नुमाइंदे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के ऊपर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है। बिल्कुल। आपने कहा कि इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो एक ही लफ्ज़ है जिसके अंदर इसका हल है, और वो है जी इन्फोर्समेंट। गवर्नमेंट ने पिछले कोई 1.5-2-3 महीनों में अपनी जुराबें खींची, कोई जानशान उन्होंने दिखाई है जी, और ऐसी जगहों से। अब सिगरेट फैक्ट्री इस स्टूडियो से छोटे साइज कमरे में आप लगा सकते हैं जी, एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन, और गवर्नमेंट ने पिछले कोई 2-3 महीनों में जानशान मारी है जी। ट्रूथ बी टोल्ड, फ्यू बिलियन रुपीस के जो कॉन्फिस्केशंस हैं वो हुई हैं,
लेकिन एज एन ऑब्जर्वर एंड एज ए प्रैक्टिशनर इन दिस एरिया मेरे ख्याल में ये कॉस्मेटिक्स ज़्यादा होंगे बिल्कुल बजट के आने तक, और बाद में फिर वही लोग जो आज बड़े एक्टिव हैं वो लस्सी पी के थैंक यू सो मच मुबशिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी डिटेल में शफी मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि टोबैको इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में एक और मज़ेदार शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप इनको टैलेंटेड भी कह सकते हैं, बहुत सारी इनके हवाले से बात होगी, आप इनको देखेंगे तो जान जाएंगे। इनके साथ ईद पे भी हमारी मुलाकात हुई थी, ये डिफरेंट टीवी चैनल्स में भी आती हैं और इनको एक एतराज़ होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर में नहीं हूँ बल्कि मुझे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कहें। तो आज मैं इनको कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कहने से पहले बताता चलूँ कि हम बात कर रहे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है नौजवानों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है? ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही गजल, ये पूरी दुनिया में बढ़ रही है और पूरी दुनिया में नहीं पता होता, स्पेशली यंग जनरेशन को, कि उन्होंने अपना करियर चूज करना है तो किस तरह से करना है। जब वो कर लेते हैं, मतलब जो उनकी फील्ड नहीं होती, उसके बाद उनको ये पता नहीं होता कि अब हमने किस तरह से क्या नौकरी करनी है, क्योंकि ज़्यादा स्किल्स नहीं होती। जब स्किल्स नहीं होंगी तो आपको वैसे मैचिंग प्रोग्राम की आपको जॉब नहीं मिलेगी और इसलिए मुश्किलात काफ़ी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इरम रिजवी साहिबा। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं? नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, ये एआई के ऊपर काम करती हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा करती हैं। उस तारुफ के ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। इरम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो टॉपिक है, क्योंकि हमने अब आपसे सिर्फ इनिशियली थॉट्स लेने हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, फिर आप हमारे साथ मौजूद होंगी। आज हमने आपको जाने कहीं नहीं देना, इन डिटेल हम कन्वर्सेशन करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट नॉट इन पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ी है, नौजवानों में ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। इसकी सीधा वजूहात क्या हैं? देखिए, एक तो बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, ट्रिब्यून ने उसको पब्लिश किया था फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट 90% ऑफ ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। एग्जैक्टली। इसका मतलब जब तक वो ग्रेजुएट हो रहे हैं तो स्किल्स जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में सीखी है वो आउटडेटेड हो चुकी होती है। तो जब वो मार्केट में आते हैं और कहते हैं कि अब तो खुशहाली आएगी क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया, हमारे माँ बाप के पैसे लग गए, सब हो गया, यू नो ट्रेंड। तो बाय द टाइम दे आर देयर द ट्रेंड हैज चेंज्ड, द टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी होती है कि वो फिर ये रियलाइज करते हैं कि मैंने जो जावास्क्रिप्ट और ये सारा कुछ HTML पढ़ा था वो तो अब हो ही नहीं रहा, फॉक्स प्रो हर चीज़ जा चुकी हुई है। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस नई आ चुकी हुई होती हैं और इतना तेज़ी से चेंज आ रहा है। स्पेसिफिकली जो अभी का टाइम है जो कि हर 2 हफ्ते में ट्रेंड चेंज हो रहा है, हर इनफैक्ट अभी 1 हफ्ते तक पहुंच जाएगा कि अभी हम एक ओपन AI पे थे, दूसरे का नाम आ गया, तीसरे का नाम आ गया। इसलिए सोचें कि वो जो 4 साल की डिग्री है वो कैसे आपको अश्योर कर रही है कि जिस दिन आपने स्टार्ट किया आपको करिकुलम जो मिला है वो आपने सोच लिया कि ये जो है ना 10 साल का करिकुलम है। अब तो 10 साल तक का हमारा ट्रेंड ही हमें नहीं पता। 2030 की 35% जॉब्स जो 2030 में होंगी आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो है ही नहीं आज। मतलब हमें पता ही नहीं उसके लिए हम क्या पढ़ें, क्या तैयारी करें कि 2030 की पोजीशंस के लिए हम तैयार रहें। तो दिस मीन्स कि हमारी जो लर्निंग कर्व है, जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम है, जो एजुकेशन का करिकुलम है, जो स्टाइल है, उसको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इसका मतलब अनएम्प्लॉयबल लोगों को आप निकाले जा रहे हैं हर साल, इमेजिन हर यूनिवर्सिटी से, और जॉब्स हैं, वाकई जॉब्स हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं। लेकिन डिग्री वालों के लिए नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। डिग्री वालों के लिए भी हैं हसनैन, मैं खुद इतने सारे प्रोजेक्ट्स में हमारी कन्वेंशनल डिग्रीज इनके लिए नहीं है। मतलब इनके साथ क्या है, कन्वेंशनल डिग्रीज रखें आप। देखिए, मैं तो बार बार कहती हूँ कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी को हमें यूज़ करना चाहिए सोशल स्किल्स के लिए, यू नो अडेप्टिविटी के लिए। 4 साल तक आप जैसे एक ना दिमाग लगा के पढ़ सकते हैं, एग्जाम्स दे सकते हैं, अच्छा GPA ला सकते हैं, इन चीज़ों में इस्तेमाल करें यूनिवर्सिटी को। लेकिन आप अपनी नज़रें खुली रखें कि चल क्या रहा है आजकल। वो टिकटॉक ज़रा साइड में करें, PUBG ज़रा साइड में करें। आप नहीं समझती कि यूनिवर्सिटीज़ में तो सिर्फ इस तरह की स्टडीज़ कराई जाती हैं जो सिर्फ किताबों तक महदूद हैं, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराया जाता। जब प्रैक्टिकल लाइफ में एक बंदा आएगा तो उसको क्या पता होगा कि मुझे क्या करना है। तो यूनिवर्सिटीज़ माशाल्लाह वैसे काफ़ी अडेप्ट कर रही हैं। हमारे अभी एक सेल्स फोर्स का बड़ा अच्छा एक इवेंट हुआ था पाकिस्तान का सबसे बड़ा, अभी इस वीकेंड पे हुआ था। और आप सोचें जो जिन लोगों ने मेरी टीम ने उसको हैकाथॉन को जीता था, वहाँ पे बड़ा अच्छा एक AI का आइडिया था। तो मेरे साथ जो बच्चे थे
वो वाकई हमारी जो टेक की बड़ी एक यूनिवर्सिटी है उसके बच्चे थे दोनों, और वो पता चल रहा था उनके एटीट्यूड से, और वो यही कह रहे थे कि हमारे फाइनल ईयर्स में जाके हमसे प्रैक्टिकल काम करवाते हैं, इंटर्नशिप पे हमें फोर्स करते हैं, हमें कहते हैं एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसको प्रेजेंट करो। तो वो देखिए यूनिवर्सिटीज अडेप्ट कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं कर रही हैं, ज़्यादातर नहीं कर रही हैं। और यहीं से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इरम हमारे साथ, इनको कहीं नहीं जाने देंगे। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं फिर से कहूंगी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, हमारे साथ मौजूद है इरम। और इरम से हम बात कर रहे थे कि जो इरम बता रही थी क्या बैरियर्स हैं, क्या प्राइमरी कॉजेज़ हैं जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। लेकिन इरम मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ एंजाइटी भी बढ़ जाती है बच्चों की, बहुत लैक ऑफ होप रह जाती है फ्यूचर में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो कोई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो आप बच्चों को करा रहे हैं? अच्छा देखिए, जो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये अगर मुझे याद है कि हम जब पहले इन चीज़ों की बात करते थे तो हम सुनते थे कि बुढ़ापे में जाके हो रहा है, नहीं बुढ़ापे में जाके होता था जब अकेले रह जाते हैं, तो हमें दिखता भी था कि वो साहब डिप्रेस हैं, बच्चे साथ नहीं हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी निकल गए तो माँ बाप फिर डिप्रेस होते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही, एंड आई एम सो सॉरी टू से ऑन रिकॉर्ड, होंगे ऑफ कोर्स रियल केसेस भी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई ख्वाब जरा सा टूटता है तो डिप्रेशन आ जाता है। Exactly. तो वो जो रेजिलियंस होती है ना कि कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई अगेन, कोई बात नहीं हो सका, एक इंटरव्यू फेल हुआ, 2 इंटरव्यू फेल हुआ, मैंने 533 प्लेसेस पे अप्लाई किया था अपनी पहली जॉब पे, 28 फेल्ड इंटरव्यू दोबारा से बताएं कितनी? 533 और 28 फेल्ड इंटरव्यूज के बाद मेरी पहली जॉब लगी थी। मैं अगर 5वें, 6ठे, 10वें, 12वें या 18वें पे कह देती कि यार मुझसे ना हो पाएगा, बिल्कुल, तो यू नो इमेजिन व्हाट, तो ये रेजिलियंस चाहिए होती है कि नहीं भाई कैसे नहीं हो पाएगा, फिर एक दफा और, फिर एक दफा और, वो मिसिंग है। क्योंकि हमें घर से जो हमें चाहिए होता है हमें मिल जाता है, हम जो कहते हैं हमें बर्थडे पे मिल जाता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, मूड अच्छा था माँ बाप का तो उन्होंने ला के दे दिया। सो देयर इज नो थ्राइविंग कि भाई तुम ये करो तो तुम्हें मिलेगा, नो सुनते नहीं है। तो जब वो इंटरव्यूज़ में नो सुनते हैं, इतनी बड़ी डिग्री के बाद बाहर आए हैं और उनको लगता है कि यू नो लाइफ इज गोइंग टू बी गुड, सो होप खत्म होती है, और वो जो फीलिंग रिजेक्शन की है उनको लगता है कि डिप्रेशन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, होते हैं कुछ को वाकई केमिकली जिसके लिए आपको थेरेपीज करनी पड़ती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो जो रिजेक्शन है ना, वो जो दिल थोड़ा सा होता है कि हाय मना कर दिया, वो चीज उनको लगता है कि ये डिप्रेशन मेरे ख्याल साइड पे रख के तो आपको दिल बड़ा करना चाहिए, आपको फिर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो चलनी है ना। मतलब व्हाट विल यू डू नाउ, और मैं बार बार हमेशा ये कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मना होगा, इसके आगे क्या होगा। तो जो भी कोशिश आप करें, मैंने आपको कांटेक्ट किया किसी काम से, किसी बड़े आदमी को रीच आउट किया, ज्यादा से ज्यादा वो मना करेगा, इससे ज्यादा बुरा नहीं होता, बाकी बुरा हमारे दिमाग में होता और हम उसको इलेबोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे दिमाग के, ये इरम ने क्यों किया, क्या वजह है। अच्छा इरम, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डिग्रीज की, डिग्रीज तो हम कर लेते हैं, कन्वेंशनल डिग्रीज हैं, उसके बाद आपको स्ट्रेट अवे जॉब्स नहीं मिलती, लेकिन क्या आप समझती हैं कि कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हर शख्स पे होनी चाहिए, और स्किल्स हासिल करने के लिए अभी बहुत सारी दुनिया में सुन रही होगी, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नौजवान जा सकते हैं और डिग्री के बाद या डिग्री के दौरान वो स्किल्स हासिल करे ताकि वो मार्केट में आए और उसको जॉब इजीली मिल सके? अच्छा देखिए, पहली चीज तो ये कि ये दिमाग अपना बना लें कि मुझे डिग्री खत्म करने से पहले चाहिए। वो जो आपकी वीकेंड्स में आप फ्री होते हैं, आपकी विंटर वेकेशंस, फॉल वेकेशन, समर वेकेशन बड़ी लंबी होती है, उसमें इनको चाहिए कि ये इंटर्नशिप्स प्रोग्राम लें। और मैं ये पहले भी एक दफ़ा रिकॉर्ड पे कह चुकी हूँ कि आप कंपनी से ये कह दें कि मुझसे 5,000 रुपये ले लो लेकिन मुझे नौकरी दे दो, मुझे सीखना है, मुझे नॉर्म सीखने हैं कि कंपनी में जब सुबह रेडी होकर आते हैं तो कैसे आते हैं। अच्छा जैसे चाय पी है, हम ये बैठे हैं, अच्छा मीटिंग में बीच में कोई लेट हो जाए तो कैसे बिहेव करता है, जूम सेट करना, टीम सेट करना, ये मैं कहती हूँ कि टेक्निकल तो भूल ही जाएं, बेसिक एटिकेट्स, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो कैसे अंदर एंटर होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे हैंडशेक करते हैं, स्माइल कैसे करते हैं, कितनी पर्सनल बात से कनेक्टिविटी करते हैं, कितना प्रोफेशनल रखते हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले क्या आपने लिंक्डइन पे उस शख्स के बारे में देखा कि वो क्या करता है, क्या आपने फॉलो अप किया कि इधर कितने लोग हैं इस कंपनी में। तो जब वो आपसे पूछते हैं, ज़्यादातर इंटरव्यूज में, बाय द वे हसनैन, ये मैंने इतना ज़्यादा देखा है कि हमारी कंपनी के बारे में क्या पता है आपको, कुछ खास नहीं सर आप बताएं। ये बहुत हुआ भाई, आपने स्टडी नहीं किया, जिस चीज़ से आपको है कि मुझे यहाँ आना है, जैसे
भाई सीधी सी बात है, आप किसी डेट पे जा रहे हो, उस लड़की के बारे में पहले पता करेंगे क्या है, तो भाई ये भी तो वही है, इसको भी तो पटाना है, इधर भी तो आपको एक चांस चाहिए, तो आप ये क्यों नहीं करते? अच्छा, वहाँ पे मेरा भी thriving? जवाब यही था पहली जॉब में ना, मैं क्योंकि मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी है, तो जब मैं पहली जॉब करने गया तो वो थी टैक्स अकाउंटेंट की। तो मुझे उन्होंने सवाल किया और पहली जॉब मेरी हुई थी 1.5 साल बाद, वही अप्लाई कर करके कि जॉब नहीं हो रही थी। जॉब बड़ी अच्छी जगह पे हो गई मेरी। अच्छा, होने के बाद जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने मेरे सवाल किया, यार कि टैक्स के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा जो किताबी है वो सब जानता था, लेकिन वो भी रस्टी हो चुका हूँ, थोड़ा सा मैं जंग आलूद हो चुका हूँ। वो बड़े मेरी तरफ देख के और कहते हैं यार जॉब किस तरह हुई? मैंने कहा बस वो इंटरव्यू अच्छा दे दिया था। बिल्कुल नहीं, दैट्स वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू। और मेरा भी जो आई वाज वर्किंग सिंस आई वाज 18.5 years old, तो वो एक तो होता ही है कि जब यंग होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं और आप जॉब्स करें, मेरी तो फुल टाइम जॉब थी, लेकिन अगर आप इंटर्न्स पे है ना, लोग वैसे ही आपके साथ अच्छे होते हैं, दे लाइक टू हेल्प यू। उनको हर बच्चा, एक मेहनती बच्चा इतना अट्रैक्टिव होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी नज़र में जो स्पार्क होती है, एक हंगर होती है, वो चीज़ें आपको डेवलप करनी होती हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, देयर आर सम प्रोग्राम्स गवर्नमेंट भी कर रही है, बहुत सारे वो कोर्सेज करवाती है, चलो वो तो है, लेकिन एक बहुत मशहूर यहाँ पे पाकिस्तान में जो NIC का एक प्रोग्राम रह चुका था हमारा, वहाँ पे भी करते थे NIC में, CLP का, कैरियर लॉन्च पैड। अच्छा। और वो क्या होता है कि वो 8 हफ्तों का प्रोग्राम होता है, और आप और भी ढूंढे ऐसे, ऑनलाइन होता है, फिजिकल होता है, मिक्स होता है, कि वो आपको एक माहौल में लाते हैं कि आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करें, बेस्ट HR का बंदा, बेस्ट टेल्को का बंदा, बेस्ट बैंकिंग का बंदा, वो आके आपको ट्रेनिंग्स देते हैं, आपको बताते हैं और आप उसका हिस्सा बनते हैं। तो कम से कम बाय द टाइम आप ग्रेजुएट करते हैं और इंटरव्यू में आप अकाउंटेंसी के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऑपरेशंस का सवाल पूछ लिया तो आपको याद आएगा कि मुझे ऑपरेशंस की भी कुछ नॉलेज है, लेबर लॉस का पूछ लिया तो नॉलेज है मुझे। तो वो ये देखते हैं कि ये बच्चा जो है कितना अडेप्टिव है, कितना ये पिकअप कर सकता है। एंड बाय द टाइम आपने अपनी डिग्री की और आप सोचें कि आप टेल्को में जाना चाह रहे हैं और आपने किसी और टेल्को में इंटर्नशिप 2 हफ्ता की है, तो कहेंगे इसको तो आता है माहौल के बारे में, इसको आसानी से हम रख सकते हैं। इतनी सारी जगहों पे ग्रेजुएशन हायर्स हो रहे हैं डायरेक्टली, टेल्कोज हैं, हमारे बैंक्स हैं जो कहते हैं कि हमें ग्रेजुएट बंदे चाहिए। सॉरी टू कट यू, अक्सर ये कहा जाता है कि जी आप ग्रेजुएट है नहीं, आगे और पढ़कर आए तो फिर आपको जॉब मिलेगी। ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, वाकई ये होता है। इनफैक्ट ये होता है कि नए वाले को कहते हैं कि एक्सपीरियंस लेकर आओ, क्योंकि मैं आप देंगे मौका तो मैं एक्सपीरियंस करूंगा ना। तो और कभी कभार होता है एंट्री लेवल जॉब विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी मैंने दिखा हुआ देखा है। तो ये कुछ कंपनीज की भी ज्यादती है, लेकिन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका ख्याल करती हैं, वो सिर्फ थोड़ा सा एटीट्यूड देखती हैं, वाइब देखती हैं कि बच्चे में क्या है। ऊपर हमारे हमाद साहब हैं प्रोड्यूसर, वो एक जगह जॉब के लिए गए तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है आपकी डिग्री देख ली, फिलहाल आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है, 1 साल बाद लाख रुपए हो जाएगी। तो ये उधर से CV लेके वापस आके मैं साल बाद आऊंगा। दिस इज इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। सो बहरहाल आपको यही चाहिए कि आप जब तक डिग्री देखें, ये एक एम होना चाहिए कि वो डिग्री के साथ साथ मेरा ये भी है। ये नंबर तो आपको समझ आ गया ना, 90% वाला बड़ा स्कैरी है। दूसरा एक स्कैरी नंबर है कि 60% ऑफ यूथ इज गेटिंग टर्मिनेटेड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब। ये मैं रेजिग्नेशन की बात नहीं कर रही, बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड, बिकॉज उनके पास वो स्किल्स नहीं है। उनको जब ये आप कहें ना कि जैसे 4 महीने हो गए, 4 महीने के बाद वो जाके रेजिग्नेशन दे देंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि प्रॉपर जाके बात करेंगे, सर मैं 4 महीने से ये काम कर रहा हूँ, मैं और भी कर सकता हूँ और मैंने करना शुरू कर दिया है, आप मेरी सैलरी बढ़ाने की बात हम कब कर सकते हैं, या वो पोजीशन खुल रही है, मुझे उसके लिए तैयारी करनी है, मुझे बताएं मैं तैयारी क्या करूँ। ये बातें नहीं कर सकते ये, लेकिन ये अपना एटीट्यूड खराब कर देते हैं काम पे, इसी वजह से जैसे मैं डिप्रेस हूँ। इसी वजह से आपको मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है। मुझे ये बताएं, ये बातें जो अभी आप अभी बता रही हैं ऑन एयर, इस हवाले से आप लोग कोई प्रोग्राम्स भी शुरू करते हैं? जी जी, हम बिल्कुल बहुत सारे हैं, और ये एडवेंचर्स एकेडमी के प्रोग्राम हैं बहुत सारे। इनफैक्ट हमारे NIC के जो फाउंडर रह चुके हैं परवेज़ अब्बासी, उन्हीं ने फर्दर फिर इसको और मरी डेवलपमेंट और CLP का प्रोग्राम है, और हमारा अपना जिसका मैं हिस्सा हूँ एडवेंचर्स का, तो उसमें हमने यही किया हुआ, हमने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लिए हुए और हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, और इतना अच्छा करते हैं कि हमारे बैचेज ऐसे हैं कि 120% उनकी सक्सेस रेशियो। 120 कैसे हो सकती है? 120 ऐसे होती है कि कुछ बच्चों के पास 2 ऑफर्स आई हैं, इसलिए क्योंकि सारे बच्चों की लगती है। मतलब कि आप अगर इरम से रब्ता करेंगे तो 2 नौकरियों की ऑफर आएगी। इरम, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा, स्किल्स के ऊपर हम बात करते हैं, इरम क्या सजेस्ट करती हैं, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो इस वक्त लोग हमें टीवी पे सुन रहे हैं, उनको वो हासिल करनी चाहिए और उनकी जॉब मार्केट में अवेलेबल है? 30 सेकंड्स हैं। यस, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एलिवेटर पिच होनी चाहिए, छोटे से टाइम में पॉइंट की बात करना, कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आई कांटेक्ट कैसे करते हैं, हैंड जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, कहाँ पे कितना बोलना है, और वाकई बोलना है, मोस्ट ऑफ द टाइम चुप नहीं रहते, यू हैव टू शेयर योर पॉइंट्स,
और अपना इंट्रोडक्शन एक अच्छा बनाएं 30 सेकंड का। सबसे बड़ा आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है। तो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन फिक्स करें कि मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूँ, मैं इस गाँव का। ये नहीं होता। अबाउट यू एज अ प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो। और रिमेंबर, लोग लोगों को खरीदते हैं। पीपल बाय पीपल, पीपल डोंट बाय थिंग्स। इफ दे लाइक यू, दे विल हायर यू। इफ यू डोंट कनेक्ट एज अ प्रोडक्ट, दे विल नॉट हायर यू। ओके, Thank यू you हैव टू so much, कनेक्ट Iram. एज ए प्रोडक्ट। Yes. इरम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़े दूर से आप आती हैं और आपसे मिलके बहुत खुशी होती है। आपको हम एक सेगमेंट के लिए बुलाते हैं, लेकिन 2 सेगमेंट आपके साथ हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, इरम रिजवी हमारे साथ मौजूद थी, जो कि आज हमने इनके साथ जो टॉपिक किया बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक तो गवर्नमेंट के हवाले से बात हुई थी, फिर उसके बाद स्किल्स के हवाले से बात की कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हम हासिल कर सकते हैं और उसके बाद हमें जॉब जल्दी से मिल जाए। और इरम ने इन तमाम तर इशूज़ को आज कवर किया है। ख़वातीन और हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।